ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारन में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके, और इस सेशन में एसके झा सर का जो रेलवे समान विज्ञान का वन लाइनर क्वेश्चन है 15,000 प्लस का, इस बुक का हम आज टोटल फिजिक्स का वन लाइनर करने वाले। पूरा जितना भी फिजिक्स क्वेश्चन इसमें दिया गया है 1992 से लेके 2021 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरा संग्रह है। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ये टोटल वन लाइनर अप्रोच है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसके अंदर है। ये इंजीनियर एसके झा सर का बुक है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना काम शुरू करते हैं और शुरू से आज का पहला क्वेश्चन फिजिक्स का देखते चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, वन लाइनर क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में ताप का नया मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, एसआई पद्धति में ताप का जो नया मात्रक होता है वो डिग्री सेल्सियस होता है। अगला देखते हैं कि एसआई पद्धति में आवृत्ति का पुराना मात्रक जो होता है कंपन प्रति सेकंड होता है, जिसे सीपीएस भी बोला जाता है, यानी कंपन प्रति सेकंड होता है। अगला देखते हैं कि एसआई पद्धति में आवृत्ति का नया मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट, एसआई पद्धति में ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी भी रेलवे से लेके हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसआई पद्धति में ज्योति तीव्रता का पुराना मात्रक जो होता है कैंडेला शक्ति होता है। ये कई बार ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, रेलवे में भी, एसएससी में भी, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाने वाले मात्रक व्युत्पन्न जो होता है, व्यक्त किए जाने वाले मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ग का प्रयोग किया जाता है। बहुत लंबा दूरी जो होता है उसे मापने के लिए प्रकाश वर्ग का प्रयोग किया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक और चीज़ है, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁵ मीटर होते हैं। पूछा क्या जाता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर के तुल्य होता है? तो 9.46 इंटू 10⁵ मीटर के तुल्य होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक होती है। कई बार पूछा गया है। फिर पूछा जाता है कि एक पार्सेक बराबर क्या होता है? तो एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है। अगला चीज देखते हैं कि भौतिक विज्ञान में सीजीएस पद्धति का पूर्ण रूप से क्या होता है? तो सी मतलब सेमी, सी मतलब सेमी, जी मतलब ग्राम और एस मतलब सेकंड होता है। इसका सीजीएस का पूर्ण रूप होता है सेमी ग्राम सेकंड होता है। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है और बल का एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के तुल्य होता है, यानी कि एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है अर्ग। देखिए ये बात समझिएगा, सीजीएस और एसआई दोनों अलग चीज़ है, दोनों अलग पद्धति है। ठीक है, तो सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? कार्य का अर्ग होता है। और एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। एक जूल जो होता है वो 10⁷ अर्ग की क्या होता है? बराबर होता है, यानी कि तुल्य होता है। तो एक जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लें कि भौतिक विज्ञान में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों को मानों को 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। बहुत बड़ा हो तो भी, बहुत छोटा हो तो उसमें माइनस लगा देते हैं। तो इस तरीके से 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर के 10⁻−10 मीटर के तुल्य होता है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक भी क्वेश्चन इधर उधर के नहीं है। ठीक है, फिजिक्स में इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि जाएगा। ये पूरा निचोड़ है और ये वन लाइन में आपको बनाया गया है। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर के तुल्य बराबर होता है। 1 माइक्रोन जो होता है 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। और 10⁻18 का विशेष नाम जो होता है एक्सा, तथा इसे
ई से प्रतीक करते हैं। देखिए क्या होता है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ऐसे ही करके याद किया जाता है। एक फॉर्मेट होता है, उसका भी मैं स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। अदिश राशि में परिमाण होती है लेकिन दिशा नहीं होती है। अदिश राशि में परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा। और सदिश राशि में क्या होते हैं, सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होती है, याद रखिएगा। सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। चलिए अगला, कि अदिश राशियों के उदाहरण द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब तथा दूरी होता है। ये अदिश के हैं। अगर सदिश की बात की जाए तो सदिश राशि के उदाहरण वेग, विस्थापन, बल, आवेग, संवेग, त्वरण तथा बल आगमन होता है। दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। कोई भी दूरी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर होगा तो ये क्या होगा, प्लस में होगा। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है, उसको घिसका के यहाँ कर देंगे तो यही विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। विस्थापन का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, मीटर में होता है। यानी 1 मीटर से 2 मीटर हो गया तो कितना का विस्थापन हुआ, 1 मीटर का हुआ। अगला देखते हैं कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। विस्थापन जो होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, विस्थापन जो होता है, मान लीजिए एक वस्तु यहाँ है, एक वस्तु यहाँ है, ये 1 है, इधर -1 है, ठीक है, इधर आपका 2 है, तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में। तो ये क्या होता है, ये 0 पे भी आ सकता है। तो विस्थापन जो होता है वो क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और 0 भी हो सकता है। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। वो प्रति सेकंड में कितना दूरी तय करता है वही चाल होगा। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चला रहे हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है। चाल का ऐसे मात्रक मीटर पर सेकंड होता है और वेग का ऐसे मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, ठीक है। त्वरण का ऐसे मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड होता है, इसे ए से डिनोट करते हैं, ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यदि समय के साथ किसी वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है और ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। अगर वस्तु का वेग कंटिन्यूसली घटता है, ऋणात्मक में आ जाता है, तो ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। मान लीजिए ये गोल है, यहाँ से चल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, वृत्तीय गति हो जाएगा। इस गति को हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। समरूप वृत्तीय गति त्वरित गति होती है। कोणीय वेग को ओमेगा से प्रकट किया जाता है। ये जो होता है इसे कोणीय वेग बोला जाता है, जिसे ओमेगा से दिखाया जाता है, ठीक है। रेखीय चाल जो होता है, कोणीय चाल गुना त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। रेखीय चाल जो होता है कोणीय चाल गुना त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। भौतिकी का पिता न्यूटन को कहा जाता है। न्यूटन ने गति के नियम प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में प्रतिपादित किया। यानी कि प्रिंसिपिया नामक पुस्तक जो होता है, बुक जो है, उसमें क्या है, उसको प्रतिपादित किया है। न्यूटन ने 1637 ईस्वी में गति के नियम को प्रतिपादित किया था। गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, या के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से क्या मिलता है, बल की परिभाषा मिलता है। बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम गति से नियम से मिलता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस गति के नियम से बल की परिभाषा मिलता है। न्यूटन का नियम 1, 2, 3 तो प्रथम नियम हो जाएगा। एम के स्पत्ति में बल का मात्रक क्या होता है, एम के स्पत्ति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, यानी कि F बराबर m में होता है, ठीक है। पृथ्वी तल पर ये बहुत यूज होने वाला फॉर्मूला है, F बराबर m में। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो उसका वेग क्या होता है। कोई भी वस्तु अगर यहाँ पे बैठा है, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ रखा है, तो इसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब तक इस पर कोई हम बाहरी बल हम लोग ना लगाएं, यहाँ से यहाँ ना कर दें, तब तक इस पर वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है तो उसका वेग शून्य होगा। विरामावस्था से चलना प्रारंभ, उसका वेग क्या होगा, शून्य होगा।
कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसमें त्वरण क्या हो जाएगा, एक समान। मान लीजिए एक समान त्वरण क्या होता है, मान लीजिए 40 की स्पीड से चल रहे हैं तो 40 की स्पीड से चल रहे हैं, तो कोई भी पिंड एक समान वेग से गतिमान हो तो उसमें त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। आप जानते हैं कि चंद्रमा पर जाने के बाद वेट क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा जड़त्व के नियम के कारण होता है। मान लीजिए आप बैठे हैं, आपका बॉडी रेस्ट में, अचानक ब्रेक लगा, आप आगे चले गए, तो अचानक रुकने से उसमें बैठे यात्री क्या हो जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। ये जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण जड़त्व के कारण से क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। ये हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं और ये आप सब जानते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग। P बराबर क्या होता है, mv। ठीक है, संवेग का ऐसे मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होना न्यूटन का तीसरा नियम कहा जाता है। यानी कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होना न्यूटन का तीसरा नियम कहा जाता है। ठीक है, जैसे बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक की गोली तो आगे जाती है, लेकिन उसका जो बंदूक होता है पीछे की तरफ झटका मारता है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। ये कई बार पूछा गया है। जब रॉकेट को हम उड़ाते हैं तो न्यूटन का तीसरा नियम ही सहायक होता है। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। आवेग जो होता है संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। आवेग जो होता है संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। आवेग का मात्रक क्या होता है, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। आवेग की दिशा बल की दिशा के समान होती है। आवेग की जो दिशा होती है वो बल की दिशा के समान होती है। अभिकेंद्रीय बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती। जब तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना हो तो वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती हैं। चलिए, ये अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है F बराबर mv²/r। देखिए, कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ देता है। m यहाँ क्या हो जाएगा, m वहाँ हो जाएगा पिंड का द्रव्यमान, v आप जानते हैं चाल हो जाएगा, और r त्रिज्या होता है। तो अभिकेंद्रीय बल का सूत्र भी पूछ लेगा, F बराबर mv²/r। अपकेंद्रीय बल, छद्म बल या जड़त्वीय बल। अपकेंद्रीय बल को क्या किस बल के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे पूछा है। अपकेंद्रीय बल को किस बल के नाम से जाना जाता है, छद्म बल, जड़त्वीय बल, या अलग अलग नाम आपसे पूछना है तो इसको याद रखिएगा, छद्म बल या जड़त्वीय बल के नाम से भी जाना जाता है। अपकेंद्रीय बल की दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। अपकेंद्रीय बल की जो दिशा होती है अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन होती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये कई बार पूछा गया है कि दूध से मक्खन निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अलग अलग बल के नाम से पूछा जाता है। तो दूध से मक्खन निकालने की जो प्रक्रिया होती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक आप जरूर करें। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहा जाता है। बल आघूर्ण यानी टॉर्क बल गुना आघूर्ण भुजा के गुणनफल के तुल्य होता है। ये फॉर्मूला भी पूछ लेता है, बल आघूर्ण बराबर बल गुना आघूर्ण भुजा के गुणनफल। बल आघूर्ण कौन सी राशि है, तो बल आघूर्ण सदिश राशि है। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। 1 किलोग्राम, ये कई बार पूछा गया है कि 1 किलोग्राम बराबर कितना न्यूटन होता है, तो 9.8 न्यूटन के बराबर। 1 किलोग्राम जो होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, एक व्यक्ति लिफ्ट पर खड़ा है और यदि डोर टूट जाए तो उसे अपना भार क्या हो जाएगा, शून्य प्रतीत होगा। जब आप लिफ्ट में हैं, आप खड़े हैं, जब मान लीजिए लिफ्ट का ये रस्सी से बंधा है, ये रस्सी टूट जाएगा तो आपका वेट एकदम हल्का समझ में आएगा और धड़ाक से आप गिरिएगा। सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य। सरल मशीन जो होती है वो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन के उदाहरण जो होते हैं उत्तोलक, घिरनी, अनंत तल, स्क्रू, जैक आदि सरल मशीन के उदाहरण होते हैं। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं, आलम, आयास और भार। ठीक है, आलम, आयास और भार उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। ठीक है, उत्तोलक का
का उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। उत्तोलक में जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। और उत्तोलक के द्वारा जो बोझ जो उठाया जाता है अथवा रुकाई हटाई जाती है उसे भार कहते हैं। ठीक है, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के होते हैं। ठीक है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक जो हैं उसके उदाहरण भी पूछे जाते हैं। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक तुला, कैंची, प्लास, सिंडासी, कील, उखाड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक, हैंडल, ये सब जो है उत्तोलक के उदाहरण। उत्तोलक का मैं एक वीडियो एसके झा सर का ही बुक का मैं किया हूँ, मैं अपने चैनल पर डाला हूँ। आप उसको अगर ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए उत्तोलक के बारे में तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। वहाँ फलक्रम, एफर्ट, लोड, ये सारे एफएलई के बारे में मैंने बात किया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक सरौता, नींबू नचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी होती है। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक जो होते हैं चिमटा, हल, मनुष्य का हाथ, ये तृतीय के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम, एफ, आयास, एफर्ट तथा वेट, भार या लोड का बीच में स्थित होता है। ये एफएलई जो है ये कहाँ लोड कहाँ होगा, एफ कहाँ होगा, ई कहाँ होगा, ये फलक्रम कहाँ होगा, ये सब मैंने बताया है। आप अगर उस वीडियो को देखेंगे तो आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ जो होता है 1 से अधिक, 1 के बराबर तथा 1 से कम होता है प्रथम श्रेणी में। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आलम तथा आयास के बीच भार होता है। और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। द्वितीय श्रेणी में जो यांत्रिक लाभ जो होता है हमेशा 1 से अधिक होगा। और तृतीय श्रेणी में उत्तोलक में आलम तथा भार के बीच क्या होता है, आयास होता है। ठीक है, ये चीज़, ये एक एक चीज़ आप याद रखें। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आलम तथा भार के बीच में आयास होता है। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होगा। पहला में क्या होगा, 1 से ज़्यादा, कम, 1 के बराबर, तीनों हो सकता है। दूसरा में 1 से ज़्यादा होगा यांत्रिक लाभ, और तीसरा में 1 से कम होगा। यही चीज़ आप जान लीजिए। वह बिंदु जिस पर समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए, गुरुत्वीय केंद्र कहलाता है। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। वस्तु का भार जो होता है गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरी मुखी बल लगाकर वस्तु को संतुलित रखा जा सकता है। देखिए, गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरी मुखी बल लगाकर वस्तु को संतुलित रखा जा सकता है। संतुलन 3 प्रकार से हो सकता है, अस्थायी, अस्थायी या उदासीन, 3 प्रकार के हो सकते हैं। बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन का गुणनफल कार्य के बराबर होता है। गुणनफल कार्य के बराबर होता है। देखिए, कार्य का बल F तथा विस्थापन S के संबंध में जो समीकरण होता है W बराबर FH cos थीटा होता है। ये भी फॉर्मूला कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता ही आपका ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि है। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यानी कार्य द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होगा वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की होती है। ठीक है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए, यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv² होगा। ये फॉर्मूला लिख के रख लीजिए, याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला बहुत उपयोगी है। ठीक है, जब किसी वस्तु में न्यूमेरिकल जब आप कीजिएगा तो ये फॉर्मूला का न्यूमेरिकल में यूज होता है बहुत ज़्यादा। और इस पर कई बार इसमें क्या होता है, देखिए 1 2 3 चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आपसे क्या पूछ रहेगा, कभी काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो आपको मास और वेलोसिटी यानी कि वेग दिया रहेगा। आपको मास और वेलोसिटी दे के काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा, आपको काइनेटिक एनर्जी दे के मास दे के वेलोसिटी पूछ लेगा। यही सब अदल बदल के तीनों में से कोई 2 चीज़ दिया रहेगा, एक चीज़ आपको निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए, गुरुत्व बल के विरोध स्थितिज या संचित ऊर्जा का व्यंजक जो है
P यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा mgh, जहाँ m द्रव्यमान होता है, g गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा और h क्या हो जाएगा ऊंचाई। इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो Pe बराबर mgh आप याद रखिएगा। ठीक है, इसमें भी सेम केस है, दो चीज़ दे के तीन चीज़ पूछना है, चार चीज़ है तो वहाँ पे तीन चीज़ आपको गिवन रहेगा, एक चीज़ पूछेगा, चाहे वो जो गिवन दे। देखिए, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। बांध बनाकर अगर पानी हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं तो वो किस किस ऊर्जा का उदाहरण है, तो ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। घड़ी की चाबी की ऊर्जा और तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। घड़ी की चाबी की ऊर्जा, अब मान लीजिए आपने स्प्रिंग को एक टान दिया है या कमानी, ये क्या हो जाएगी, ये भी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हो गए, ये पूछा जाता है। ऊर्जा का तो न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा को आप ना तो नष्ट कर सकते हैं ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करता है। ये सब इम्पोर्टेंट, जितना भी वन लाइनर है बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको बहुत अच्छा से बनाएगा, इसको याद रखिएगा। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण किस में करता है, विद्युत ऊर्जा में करता है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए कुछ ये है जिसकी रासायनिक, मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को किस में बताता है, प्रकाश ऊर्जा में, यानी ये तो रासायनिक है, उस पर आप जला दीजिएगा प्रकाश दे देगा। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है, ध्वनि ऊर्जा में। आप लाउड स्पीकर में विद्युत यानी पावर कनेक्शन करते हैं और जब आप बोलते हैं तो वो क्या कर देता है, ध्वनि में बदल जाता है, यानी कि बहुत दूर तक सुनाई देता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में। सोलर पे सूरज का लाइट पड़ता है और वो क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपको लाइट में कन्वर्ट कर देता है। ट्यूबलाइट क्या है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में दे देता है। ट्यूबलाइट को आप पावर देते हैं, वो प्रकाश में आ जाता है। ये सब ऐसे ही आप सोचना पड़ेगा। विद्युत मोटर क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत बल्ब जो होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। और विद्युत सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। चलिए, संवेग एवं गति ऊर्जा के संबंध में ये जो फॉर्मूला है काइनेटिक के बराबर P²/2m, इस पर भी न्यूमेरिकल बहुत दबा के पूछा जाता है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। देखिए, जब आप संवेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। देखिए, ये पॉइंट अगर आपको याद भी नहीं रहा है तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब जान लीजिए, संवेग को दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा दुगना हो जाएगी, संवेग को दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, वाट होता है। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति क्या हो जाएगी, W/T हो जाएगी। मान लीजिए कोई कार्य आप W कार्य मान लीजिए 10 काम अगर आप 2 मिनट में करते हैं तो आपकी शक्ति क्या हो जाएगी, 5 की शक्ति हो जाएगी, यानी 10/2 5 हो जाएगी, यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, शक्ति का मात्रक वाट जेम्स वाट नामक वैज्ञानिक के संबंध के समय रखा गया है। वाट का मान किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब के समतुल्य होता है। 1 किलोवाट में 1000 वाट के तुल्य होता है। 1 मेगावाट 10⁶ वाट के तुल्य होता है। और शक्ति का एक अन्य मात्रक अश्व शक्ति होता है। हॉर्स पावर क्या होता है, शक्ति का अन्य मात्रक हॉर्स पावर होता है। और 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, उसके बराबर होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1 वाट सेकेंड में 1 वाट गुना 1 सेकेंड यानी कि 1 जूल के क्या होता है, बराबर होता है। 1 वाट घंटा में 3600 जूल के तुल्य होता है। ये सारे जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। 1 वाट सेकेंड में 1 जूल के बराबर होता है। 1 वाट घंटा में 3600 जूल होता है। और 1 किलो वाट घंटा में 1000 वाट घंटा या 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य अधिकतम होता है। जब विस्थापन, मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए ये वस्तु है, आपको यहाँ से यहाँ तक ठेलना है, ठीक है। जब विस्थापन बल आप इधर लगा रहे हैं, मान लीजिए बल आप इधर लगा रहे हैं, अब विस्थापन भी इधर हो रहा है, तो कार्य क्या हो जाएगा, अधिकतम आप कार्य कीजिएगा। आप बल इधर लगा रहे हैं, अब विस्थापन इधर हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, कार्य न्यूनतम होगा, ठीक है। जब विस्थापन बल लंबवत दिशा में होता है तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मान लीजिए आप बल इधर लगा रहे हैं, विस्थापन ऊपर हो रहा है, तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 1 ग्राम द्रव्यमान का मान 9 × 10⁻13 जूल होता है, ठीक है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E = mc² होता है। एक मशीन 100 जूल कार्य करता है तो 10 सेकंड में करती है, तो उसकी शक्ति क्या हो जाएगी, 10 वाट हो जाएगी। यानी कि शक्ति क्या हो जाएगी, 10 सेकंड में 10 काम करता है तो 10 × 10 100 जूल, ठीक है। दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दो पिंड के बीच जो बल लगेगा, मान लीजिए ये दो पिंड है, इसके बीच जो बल लगेगा वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो न्यूटन ने किया था। आकर्षण बल ये क्या हो जाएगा, F = G m1m2/r² होता है। ये भी जहाँ G क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। m1 क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और r क्या होता है, दूरी होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम G का, बड़ा G का जो मान होता है, ये कई बार पूछा गया है, इवन कि NTPC के एग्जाम में ये चीज़ पूछा गया है कि बड़ा G का मान कितना होता है। तो बड़ा G का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। ये भी आपको देखना होगा, ठीक है। चलिए, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर कहाँ खींचती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। गुरुत्वीय जनित त्वरण का मान G का मान 9.8 मीटर/सेकंड² होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर G का मान क्या होता है, घटता है। G का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, तो सबसे अधिक ध्रुव पर होता है, यानी कि ध्रुवों पे सबसे अधिक होता है। G का मान सबसे कम कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पर g का मान सबसे कम होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर G का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर G का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी अपने कोणीय चाल से 17 गुना अधिक से घूमने लगेगी तो उसका रखी वस्तु का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, और जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है, घटा हुआ प्रतीत होता है। जब ऊपर जाएगा तो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, नीचे आएगा तो घटा हुआ प्रतीत होगा, याद रखिएगा। ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने दिया था, तो केपलर ने ग्रहों की गति के संबंधित नियम दिया था। और किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक उपग्रह है। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह की कक्षीय चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि उपग्रह की कक्षीय चाल जो होती है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर/सेकंड होती है। उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे परिक्रमण काल कहते हैं, यानी जितना समय में लगाएगा उसका परिक्रमण काल कहलाता है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता है। भूअस्थायी उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त किया था। और देखिए ये चीज़ यहाँ इम्पोर्टेंट है कि प्लाइन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है, ये कई बार पूछा गया है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान का 1/6 गुना होता है, हमेशा हर सेशन में पूछ लेता है। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, दाब कहा जाता है। बल को F, दाब को P, यानी प्रेशर, क्षेत्रफल को एरिया, क्या हो जाएगा संबंध, तो क्या होता है आपका क्या नाम है, दाब बराबर क्या होता है,
बल बट्टा क्षेत्रफल यानी कि फोर्स बट्टा एरिया। ठीक है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या दाब पास्कल होते हैं, ये दोनों पूछा जाता है। दाब एक प्रकार की अदिश राशि है, वह दाब जो पारे के 36 सेंटीमीटर लंबे कॉलम द्वारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है। एक बार बराबर 10, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में आप रखिएगा, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई के कारण वायुमंडलीय दाब के कारण ही होता है। पूछा जाता है पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है, तो वायुमंडलीय दाब के कमी के कारण होता है। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने का कारण क्या होता है, तो वो भी वायुमंडलीय दाब की कमी के कारण होता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं, यानी कि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। बैरोमीटर से क्या मापते हैं, तो वायुमंडलीय दाब मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं, तो बैरोमीटर से। ऐसे ही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो यह आंधी तूफान आने की संभावना को संकेत देता है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो वह किस चीज़ का संकेत देगा, तो वह आंधी तूफान आने की संभावना को संकेत देता है। ये क्वेश्चन आपका एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है, धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होने की संभावना है। अचानक गिर गया तो आंधी तूफान आने की संभावना है। और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना। आप समझ गए हैं, अगर बैरोमीटर की पाठ्यांक अचानक गिर गया तो आंधी तूफान आएगा, धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होगा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाएगा तो दिन साफ हो जाएगा। मौसम वैज्ञानिक लोग ऐसे ही बताते हैं कि आंधी तूफान आने की संभावना है, क्या नाम है आपको, दिन साफ होने की संभावना है या वर्षा होने की संभावना है। ठीक है, द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, द्रव का दाब कहा जाता है। स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब क्या होते हैं, समान होते हैं। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। किसी बिंदु पर द्रव का जो दाब होता है द्रव के घनत्व पर यानी उसके डेंसिटी पर भी निर्भर करता है। पास्कल का जो नियम होता है द्रव दाब से संबंधित होता है। पास्कल का नियम पर आधारित यंत्र हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक है। ठीक है, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ जाता है दाब बढ़ने पर उसके गलनांक बढ़ जाते हैं। गर्म करने पर जिन पदार्थ का आयतन बढ़ जाएगा दाब बढ़ाने पर उसके गलनांक भी बढ़ जाते हैं। और गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है दाब बढ़ाने पर उसके गलनांक भी कम हो जाते हैं। बात को समझिएगा, अगर गर्म करने पर किसी भी पदार्थ का आयतन बढ़ जाता है तो उसमें क्या हो जाएगा, दाब अगर उस पर बढ़ाया जाएगा तो उसके गलनांक भी बढ़ जाएंगे। अगर गर्म करने पर उसका आयतन कम हो जाता है तो दाब बढ़ाने पर उसके गलनांक भी कम हो जाएंगे। ये दोनों चीज़ आपका क्लियर हो गया। दाब के प्रभाव से सभी द्रवों का कथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दाब के प्रभाव से सभी द्रवों का कथनांक जो है बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द्रव का घनत्व किससे मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या, दो क्वेश्चन यहाँ से बन के निकलता है कि द्रव का घनत्व किससे मापते हैं, तो हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, तो द्रव का घनत्व। दूध की शुद्धता की जाँच लैक्टोमीटर से मापी जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, हमेशा पूछता है। तो लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है, तो दूध की शुद्धता मापी जाती है। पानी की भरी बोतल में सबसे अधिक दाब बोतल की कहाँ होती है, तो पेंदी पर होगा। सबसे अधिक दाब जो होगा बोतल के पेंदी पर होता है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट 252 कैलोरी के बराबर होता है। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे उत्क्षेप या उत्प्लावक बल कहते हैं। ठीक है, उत्प्लावक बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, उसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। जैसे ये सब पानी के नाव या ये इस पे उत्प्लावन बल ये सब काम करता है। आर्किमिडीज का नियम प्लॉन से संबंधित है। आर्किमिडीज जो थे ये ग्रीस से संबंधित थे। घनत्व का सूत्र द्रव्यमान
बट्टा आयतन होता है। घनत्व का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। वह ये कई बार पूछा। वस्तु के घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के घनत्व के अनुपात को अपेक्षित घनत्व कहते हैं। अपेक्षित घनत्व हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ये जो अपेक्षित घनत्व जो होता है ये हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना आसान है, क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। जब बर्फ का टुकड़ा पानी में गिरता है तो उसकी कुल आयतन का 1/10वां भाग पानी से ऊपर आता है। मस्त क्वेश्चन है, यह कई बार पूछा गया है। कोई नाव अपने आयतन के बराबर पानी हटाने पर वह डूब जाएगी। जितना मान लीजिए कोई नाव है, अपने जितना उसका आयतन है, अगर उतना पानी हटा देगी तो क्या हो जाएगी, सीधे अंदर चल जाएगी। उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली रेखा जिस बिंदु पर ऊर्ध्व रेखा को काटती है उस बिंदु को मित केंद्र कहा जाता है। पारे का हिमांक -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, सहसंयोजक बल कहा जाता है। और गैसों में सहसंयोजक बल का मान नगण्य होता है। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहा जाता है। और आसंजक बल के कारण एक वस्तु दूसरे से क्या होती है, चिपक जाती है। आसंजक बल के कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु से क्या होती है, चिपकती है। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। और द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाए। द्रव का जब आप ताप बढ़ाइएगा तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द्रव का ताप क्रांतिक ताप तक बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और जल की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती है, गोल होती है। जल का बूंद जो होता है, आप देखते हैं ऐसे जल हाथ में लगे गिराइए तो गोल गोल दिखता है, तो वो किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पानी के ऊपर तेल तैरता है, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से क्या होता है, तेल का पृष्ठ तनाव जो होता है पानी से कम होता है, इसलिए पानी के ऊपर तेल तैरता है। एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है केश नली कहलाती है। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण तेल ऊपर चढ़ता है। किसके कारण चढ़ता है, केशिकत्व के कारण तेल ऊपर चढ़ता है। पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों और पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशिकत्व के कारण क्या होते हैं, पहुँचते हैं। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े बनते हैं, क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है। श्यानता केवल द्रव तथा गैसों का गुण है। श्यानता जो होता है द्रव तथा गैसों का गुण है। अणुओं के मध्य लगने वाले सहसंयोजक बल के कारण द्रव में श्यानता होती है। गैसों में श्यानता इसकी एक परत से दूसरे परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। और गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। और एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है, शून्य होती है। आदर्श तरल की श्यानता जो क्या होती है, शून्य होती है। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ जाती है। द्रव की श्यानता घट जाएगी ताप बढ़ेगा तो, और ताप बढ़ेगा तो गैस की श्यानता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किसी तरल की श्यानता को उसके श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। किसी तरल का श्यानता का ऐसा ही मात्रक डेकोपॉइज या पॉइजली क्या होती है, पॉइजली या पास्कल सेकेंड या ईटा होती है। सीमांत वेग की अवस्था में वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का योग क्या होता है, सभी बलों का योग शून्य होता है। सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्रांति वेग कहते हैं। यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांति वेग से कम होता है तो उसका प्रवाह द्रव की श्यानता पर निर्भर करता है। यदि द्रव प्रवाह का वेग उसके क्रांति वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, उसके द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। नली में द्रव के प्रवाह के दर को वेंचुरी मीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। नली में द्रव के प्रवाह जो होता है वो वेंचुरी मीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, जिसके कारण मच्छर के लार्वा तैरते हैं। पानी में केरोसिन तेल डालने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे लार्वा डूबकर मर जाते हैं। ठीक है,
किसी तार पर विरूपक बल लगाने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई एल में वृद्धि एल होती है तो एल बट्टा एल को विकृति कहते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी भी लंबाई में एल में वृद्धि अगर थोड़ा सा एल उसकी लंबाई है उसमें एल वृद्धि हो गया तो इसको क्या कहते हैं, एल बट्टा स्मॉल एल बट्टा जो वृद्धि बट्टा प्रारंभिक लंबाई, वृद्धि बट्टा प्रारंभिक लंबाई को विकृति कहते हैं। प्रतिबल और विकृति के अनुपात के तार को पदार्थ की प्रत्यास्थता का यंग मापांक कहते हैं। ठीक है, प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। यह हुक का नियम कहलाता है। प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग का प्रत्यास्थता गुणांक y कहा जाता है। प्रत्यास्थता गुणांक को y से हम लोग डिनोट करते हैं। यदि विकृति आयतन में हो तो उसे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक स्मॉल के से डिनोट करते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक क्या हो जाएगा, स्मॉल के। अपरूपण विकृति के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के को दृढ़ता गुणांक भी कहा जाता है। ठीक है, किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन अथवा काल्पनिक गति कहते हैं। एक दोलन पूरा करने के समय को क्या कहा जाता है, एक दोलन पूरा कर लिया उसको हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। और कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसे क्या कहते हैं, हम आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है या प्रति सेकंड होता है। आवृत्ति का आवर्तकाल में संबंध जो होता है n बराबर 1/t, जहाँ n क्या होती है आवृत्ति और t को आवर्तकाल से डिनोट करते हैं। ये फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लेता है। सरल आवर्त गति निष्पादित करने वाले यंत्र का आवर्तकाल बल नियतांक पर निर्भर करता है। सरल आवर्त गति में गतिशील कण के महत्तम विस्थापन पर त्वरण का मान क्या होता है, 0 होता है। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। अगर 4% बढ़ाइएगा तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल कितना गुना बढ़ जाएगा, √2 गुना बढ़ जाता है। यदि डोरी की प्रभावी लंबाई L एवं गुरुत्वीय त्वरण G हो तो सरल लोलक का आवर्त का सूत्र जो होता है T बराबर 2π√L/G होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। यदि लोलक को किसी साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दें तो इसकी गति सरल आवर्ती गति की तरह होती है। आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर क्या करता है, निर्भर नहीं करता है। आवर्तकाल जो होता है लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाएं तो वहाँ भारहीनता के कारण आवर्तकाल क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, यदि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो उसके आवर्तकाल भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यदि सर्दियों में लोलक की लंबाई L कम हो जाए तो उसके आवर्तकाल, अगर लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, लंबाई कम होगा तो आवर्तकाल भी कम हो जाएगा। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है क्योंकि चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी के G के मान के 1/6 गुना होता है। तरंगों को मुख्यतः 2 भाग यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग में बांटा जा सकता है। ठीक है, यांत्रिक तरंग को मुख्यतः 2 भागों अनुदैर्ध्य तरंग, अनुपस्थ तरंग में बांटा गया है। जो तरंगे शून्य के संवेदना उत्पन्न करती है ध्वनि तरंग कहलाती हैं। अनुपस्थ तरंगे केवल ठोस माध्यम में एवं द्रव को ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती हैं। अनुपस्थ तरंग जो होती है केवल ठोस माध्यम में एवं द्रव के ऊपरी जो द्रव होगा उसके ऊपर सतह पर उत्पन्न की जा सकती है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। किसी माध्यम में विक्षोभ के संचरण को तरंग कहा जाता है। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती हैं और सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों में तरंगें फोटोन की बनी होती, किसकी बनी होती है, फोटोन की बनी होती हैं। और विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य परिसर जो होता है 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻⁴ मीटर तक होता है। और विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अवधारणा का प्रतिपादन
मैक्सवेल ने किया है। और नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो धारिता में गामा किरणों की खोज बैकुरल ने किया है। चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। एक्स किरणों की खोज रोएंटगन ने की थी, ठीक है। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने और जीवाणु को नष्ट करने में परावैंगनिक किरणों का उपयोग किया जाता है। और परावैंगनिक किरणों की खोज रिटर ने की थी। और वस्तुओं को देखने के लिए दृश्य विकिरण का उपयोग किया जाता है। और दृश्य विकिरण की खोज किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। कोहरे में फोटोग्राफी करने में औरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है। औरक्त विकिरण की खोज हर्शेल ने की थी। रेडियो, टेलीविजन और टेलीफोन में लघु रेडियो तरंग या हर तरंगों का उपयोग किया जाता है। 10⁻³ मीटर से लेके 10⁻² मीटर की तरंगें क्या होती हैं? सूक्ष्म तरंगें कहलाती हैं, ठीक है। और तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और तरंग की आवृत्ति n, तरंग दैर्ध्य लैम्डा और तथा तरंग के वेग v में संबंध v बराबर n लैम्डा कहलाता है। यदि दो तरंगों की आवृत्ति का अनुपात 1:2 है तो आवर्त कालों का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।